तो दोस्तों आज की कहानी ली इजरायली के जीवन की सच्ची घटना पे आधारित है। ये मूवी हमें बताती है कि ली इजरायली ने अपनी नौकरी खोने के बाद किस तरह फेमस और प्रख्यात राइटरों के लेटर्स को कॉपी करना स्टार्ट किया, क्योंकि उस दौर में उन लेटर्सों की काफी कीमत हुआ करती थी। तो वो उन लेटर्सों को बेचकर काफी पैसे कमा रही थी। तो ये सब उन्होंने कैसे किया, आओ इस मूवी के एक्सप्रेशन में जानते हैं। सो आई एम हर्ष एंड वेलकम माय चैनल। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। सो मूवी स्टार्ट्स नाउ। हम ली इजरायली को देखते हैं जो कि अपने जॉब में थी। वो वहाँ पर ड्रिंक कर रही थी, क्योंकि ली इजरायली बहुत ही अल्कोहलिक होती हैं, उन्हें हर वक्त ड्रिंक करना होता है। पर यहाँ पर उनके ऑफिस में ड्रिंक करना सख्त मना था। इसकी वजह से उनके कलीग उनकी कंप्लेंट मैनेजर से कर देते हैं, जिसकी वजह से ली इजरायली को ये जॉब खोनी पड़ती है। ली इजरायली अपने अपार्टमेंट में वापस आती है। वो अकेले ही रहा करती थी, बस उनके साथ उनकी एक पेट बिल्ली थी। अब ली अपने अपार्टमेंट से निकलकर अपने एजेंट के पास जाती है। दरअसल राइटरों के पास एक एजेंट होता है जो कि उनकी आइडियाज और उनके बुक्स को पब्लिश करवाता है। यहाँ पर ली इजरायली उस एजेंट से मिलती है, पर यहाँ उस एजेंट के घर में पार्टी चल रही थी। तो वो पहले तो उसकी बात को नहीं सुनती, फिर ली उसे अपने आइडियाज बताती है। पर वो एजेंट ली को कहती है कि ऐसा अक्सर नहीं होता कि तुम्हारी आइडियाज सबको पसंद आए। और वो एजेंट लेडी ली के आइडियाज को इग्नोर करते हुए वहाँ से चली जाती है। ली जाते वक्त उस पार्टी में सारे लोगों ने जो कोट्स रखे थे वहाँ में से किसी और का कोट अपने साथ ले आती है। अब ली देखती है कि उसकी बिल्ली बीमार है और वो उसे एनिमल डॉक्टर के पास ले जाती है, जहाँ पर ली ने पहले ही पैसे नहीं दिए होते। तो वो लोग उससे पैसे मांगते हैं तभी उसकी बिल्ली का इलाज करेंगे, पर यहाँ ली के पास पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से उस बिल्ली का इलाज नहीं होता। दरअसल ली अपनी लाइफ में काफी अकेली होती है और उसका कोई था तो सिर्फ वो उसकी बिल्ली ही थी। अब ली के पास क्योंकि पैसे नहीं थे तो उसके पास जो बची किताबें होती हैं वो उन किताबों को लेकर बुक शॉप जाती हैं और वहाँ पर सेल कर रही थी। पर वहाँ पर वो बुक सेलर ली से सिर्फ एक बुक ही खरीदता है, बाकी बुक उसे वापस कर देता है। यहाँ ली काफी रिक्वेस्ट करती है पर वो उनकी वो बुक्स नहीं ले रहा था। वो ली इजरायली से काफी बदतमीजी से बात कर रहा होता है, जिस पर ली उस बुक सेलर को कहती है कि तुम भूल रहे हो कि तुमने मेरी लिखी किताबें इस शॉप में बेची हैं। पर वो ली से बदतमीजी से बातें करके उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। ली जब अपने अपार्टमेंट पहुँचती तो वहाँ पर अपार्टमेंट का ओनर ली से कहता है कि तुम्हारे 3 महीने का किराया भी बाकी है। ली उस ओनर के पैसों को कुछ दिनों बाद देने के लिए कहती है। ली वहाँ से चली जाती है और वो अपने अपार्टमेंट के अंदर टाइपराइटर के पास बैठी हुई होती है और वो कुछ लिखने के लिए आइडिया सोच रही थी, पर उसे कोई भी आइडिया नहीं आता। इस वजह से वो वहाँ से निकलकर वाइन शॉप में बैठी हुई थी, जहाँ पर उसकी मुलाकात जैक हॉक से होती है। ली उससे किसी पार्टी में मिली हुई थी। ये लोग आपस में काफी बातें करते हैं और जैक ली के साथ उसके अपार्टमेंट तक जाता है। ली को जैक से बात करके काफी अच्छा लगा था। जैक उसे उसके अपार्टमेंट तक छोड़ के वहाँ से चले जाता है। अब हम अगले दिन देखते हैं जहाँ पर ली न्यूज़पेपर पढ़ रही होती कि तभी उसका ध्यान उसे दिए गए केट के लेटर पे जाता है, जो कि एक राइटर थी। वो उसे बेचने का सोचती क्योंकि उसे पैसे चाहिए थे और ली उस लेटर को लेकर एक बुक सेलर के पास जाती जिसका नाम एना था। वो उस लेटर को एना को बेच देती है। एना उस लेटर के बदले ली को अच्छे पैसे देती है। अब वाइन शॉप पर फिर से ली जैक से मिलती है। ये लोग आपस में बातें करते हैं। ली जैक को बताती है कि मैं अभी एक बुक लिख रही हूँ फैनी प्राइस पर, जो कि अपने समय की सबसे बढ़िया कॉमेडियन थी। ली अपनी किताब के रिसर्च के लिए न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी जाती है। वो अपनी रिसर्च कर रही होती कि तभी उसे एक पुरानी बुक मिलती है जिसके अंदर एक लेटर उसे मिलता है जो कि 1950s का था, जिसे फैनी ब्राइस ने लिखा था। वहाँ पर फैनी ब्राइस के लिखे हुए 2 लेटर मौजूद थे। ली उन लेटर्स को अपने बैग में रख लेती है। ली उनमें से एक लेटर लेकर एना के पास जाती है और उस लेटर को दिखा के कहती है कि ये लेटर मेरी कजन के पास थे जो कि फैनी ब्राइस के हैं, तो तुम इस लेटर की क्या कीमत लगाती हो? जिस पर एना ली से कहती है इस लेटर के मैं तुम्हें $75 दे सकती हूँ, क्योंकि ये लेटर थोड़ा फीका है और ना ही इसमें कोई गॉसिप है। इसके लिए ली मान जाती है। यहाँ ली समझ जाती है कि जिस लेटर पे ज्यादा गॉसिप और इमोशनली लिखा गया है वो लेटर की ज्यादा कीमत मिलती है। ली अपने पब्लिशर मतलब कि एजेंट के पास जाती है और वो अपनी किताब फैनी ब्राइस के लिए एडवांस पैसे मांग रही थी, पर वहाँ पर वो एजेंट ली को साफ साफ इनकार कर देती है। ली घर आकर अपनी किताब पे काम करना चाहती थी कि तभी वो फैनी ब्राइस का वही दूसरा लेटर देखती है और उसे देखकर उसे एक आइडिया आता है, क्यों ना उस लेटर पे बची जगह पर वो टाइपराइटर की मदद से उसमें कुछ गॉसिप लिखे जिससे कि उस लेटर की कीमत बढ़ जाए। और यहाँ ली वैसा ही करती है। ली फिर से उस लेटर को लेकर एना के पास जाती है। यहाँ एना फैनी ब्राइस के उस लेटर को देखकर काफी खुश थी, क्योंकि वो लेटर काफी कमाल का लिखा हुआ था। ये सब देखकर है ना ली को उस लेटर के बदले अच्छे पैसे देती है और अब उस पैसों की वजह से ली ने अपनी बिल्ली का इलाज करवा लिया था और इन्हीं पैसों से ली ने अपने घर का किराया भी भर दिया था। जब ली रास्ते से जा रही होती है तो उसे एक शॉप पर पुराना टाइपराइटर दिखाई
देता है जो कि वो खरीद लेती है। और अब ली ऐसे ही लेटर्स लिखकर पैसे कमाना चाहती थी, तो वो उस टाइपराइटर से एक लेटर लिखती है और जब वो उस पर सिग्नेचर कर रही थी तो उससे वो सिग्नेचर गलत हो जाती है। तो ली सिग्नेचर के लिए दूसरी तरकीब लगाती है जो कि काम कर जाती है। और अब ली उस लेटर को लेकर एक ऐसी दुकान पे जाती है जहाँ पर जो कि पुरानी निशानियां और रेयर किताबें खरीदते हैं। उस शॉप पर फेमस राइटरों के लेटर्स भी अच्छी कीमत पे बिकते हैं। यहाँ पर ली जब उस शॉपकीपर को वो लेटर दिखाती है तो वो उस लेटर को बड़े ध्यान से देख रहा था और वो उस लेटर की अच्छी कीमत देने के लिए मान जाता है। और वो ली से कहता है कि अगर तुम्हारे पास ऐसे और फेमस राइटर्स के लिखे लेटर्स हो तो इस दुकान पे जरूर आना। और अब ली अपने दोस्त जैक के साथ उसी बुक सेलर से बदला लेने के लिए जिसने उससे बदतमीजी की थी उसे फोन लगाकर ये बताती कि तुम्हारे घर पे आग लग गई है। और ये कर ली को काफी तसल्ली मिलती है और ये दोनों काफी खुश थे। ली इसी तरह बड़े राइटरों के लेटर्स को अपनी भाषा में लिखकर उनकी हस्ताक्षर करके उन्हें बेच रही थी, क्योंकि उस दौर में इन लेटर्स का पता लगाना कि वो असली है या नहीं ये पता लगाना थोड़ा कॉस्टली होता था। तो इसे खरीदने वाले लोग इसे कॉस्टली ना बनाकर उसे वैसे ही मार्केट में बेचते हैं। ली जैक के साथ ऐसे ही लेटर्स के एग्जीबिशन में जाती है जहाँ पर पुरानी चीजों को अच्छे दामों में बेचा जा रहा था। वो वहाँ पर एक लेडी से मिलती है जो कि उसे उसी का लिखा हुआ लेटर की कीमत उसे $600 बता रही। अब ली लेटर लिखने के इस काम को बड़े ही जोर शोर से कर रही होती है। वो फेमस राइटर्स के लेटरों को बहुत दिलचस्प तरीके से लिखती है जिससे कि ली को उसकी ज्यादा कीमत मिल सके। वो ऐसे बहुत से लेटर्स लिखकर बेच रही थी। ली उन राइटरों के लेटर्स को लिखने के लिए अलग से पेपर प्रिंट करवाती थी जो कि देखने में असली लगे। ली जब अपने लेटर को बेचने के लिए उसी शॉपकीपर के पास जाती है जो कि रेयर लेटर्स को कलेक्ट किया करता था। वो ली से कहता है कि अभी हाल ही में एडोल्फ हिटलर की कॉपी की गई डायरी पकड़ाई है जो कि लोगों ने कॉपी करके बेचा था। पैसे कमाने के लिए लोग किस हद तक गिर सकते हैं। यह सब सुनकर ली थोड़ा डर जाती है, पर वो वहाँ पर अपने आप को संभाल कर वो लेटर को सेल करके वहाँ से चली जाती है। ली ने अपना लेटर वाला प्लान जैक को बता रखा था। यहाँ जैक भी ली को बताता है कि मैं भी तुम्हारी तरह मॉल से और दुकानों से छोटी मोटी सामानें चुरा लेता हूँ, पर तुम तो मास्टरमाइंड निकली। ये लोग काफी वक्त साथ बिताते हैं। अब एक दिन हम देखते हैं जहाँ पर जैक ली के घर में ही होता है कि तभी ली को खबर मिलती है कि एक बुक सेलर ने उसे बुलाया है उसी लेटर के बारे में बात करने के लिए जो कि ली ने उस सेलर को बेचा था। यहाँ ली थोड़ा डर जाती है। अब अगले दिन ली जहाँ उसने लेटर पहले सील किया था उस शॉप पे जाती है तो वो शॉपकीपर ली से कहता है कि तुम्हारे बेचे गए एक लेटर में मेरे क्लाइंट को गलती मिली है, क्योंकि तुमने जिस लेटर को हमें बेचा था वो उस लेखक का था जिसके बारे में मेरे क्लाइंट अच्छे से जानते हैं। और एक और बात, मेरे दूसरे क्लाइंट को भी तुम्हारा भेजा गया लेटर नकली लग रहा है तो तुम्हें ब्लैकलिस्ट किया जाता है। इसका मतलब ये कि अब लोग सतर्क हो चुके हैं, वो तुमसे ऐसे और लेटर्स नहीं खरीदेंगे। ली जब दूसरे सेलर के पास एक और लेटर सेल करने आई थी, पर वो सेलर ली से कहता है कि मुझसे FBI वाले मिलने आए थे, उन्होंने तुम्हारी बातों को रिकॉर्ड करने के लिए मुझसे कहा था, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा और मैं तुम्हारे खिलाफ गवाही भी नहीं दूंगा, बस तुम्हें मुझे $5000 देना होगा। मतलब कि वो सेलर ली को ब्लैकमेल कर रहा होता है क्योंकि वो समझ चुका था कि ली उसे नकली लेटर सेल कर रही थी। अब यहाँ दूसरी ओर हम जैक को देखते हैं जो कि ली के दिए हुए लेटर को लेकर एना के पास आता है और वो उसे अपने कजन के द्वारा दिए हुए लेटर्स बताकर उन लेटर्स को वहाँ बेचने की कोशिश कर रहा था। जैक एना के बाद दूसरी शॉप पे जाता है। ये वही शॉप थी जिसका सेलर ली को ब्लैकमेल कर रहा था। यहाँ जैक उस सेलर को भी ली के भेजे हुए लेटर्स बेच देता है और वो उन पैसों को लेकर ली के पास जाता है। ये आइडिया ली का होता है क्योंकि उसे FBI से बचने के लिए उस सेलर को $5000 देना था। तो ली लेटर्स लिखेगी और जैक जाकर उन्हें सेल करेगा जिससे कि ली उन पैसों को उस सेलर को दे दे। पर ली का ये प्लान काम नहीं करता। यहाँ हम दूसरी ओर सारे सेलर्स को देखते हैं जो कि लेटर्स खरीदा करते थे। उन्हें FBI द्वारा फैक्स मशीन में एक लेटर शो होता है जिसमें कि उन्हें ली इजरायली के द्वारा सावधान किया गया था, मतलब कि उन्हें अब ली से कोई भी लेटर्स नहीं खरीदने और अगर उन्हें कोई भी लेटर ऐसा लगे कि वो नकली है तो उसे बिना चेक करे ना खरीदें। जब यहाँ जैक एना के पास एक और लेटर सेल करने जाता है तो वो उस लेटर को चेक करके खरीदने के लिए कहती है, मतलब कि यहाँ जैक का वो लेटर एना ने रख लिया था। अगर वो लेटर चेक करने के बाद असली पाया गया तब वो जैक को पैसे देगी। ये सारी बात जैक ली को बता देता है। ली यहाँ पर जैक से इस बारे में बात कर रही थी तो जैक ली को आइडिया देता है कि हमें असली लेटर्स चुरा कर उस लेटर की जगह पर तुम्हारा नकली लेटर छोड़ना होगा। दरअसल ली और जैक मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि ली एक बुक की रिसर्च
के लिए किसी भी आर्काइव या म्यूजियम में जाएगी और वहाँ उस असली लेटर को पढ़ने के बहाने उसे लेगी और अपने नकली लेटर से बदलकर उस असली लेटर को अपने साथ ले आएगी। फिर जैक उस लेटर को बेचकर ली को पैसे देगा और ली उस पैसों को उसी सेलर को दे देगी जो कि ली को ब्लैकमेल कर रहा है, जैसे कि ली इन सब से बच सके। अब क्योंकि ली को यहाँ सारे लोगों ने ब्लैकलिस्ट कर रखा था तो ली दूसरे शहर के आर्काइव में जाना चाहती थी, तो वो वहाँ जाने के लिए निकल रही होती है और जैक को अपने अपार्टमेंट में रहने के लिए कहती है क्योंकि उसकी जो पालतू बिल्ली थी वो उसकी देखरेख कर सके। अब ली यहाँ पर उस आर्काइव में जाने में कामयाब हो जाती है क्योंकि वो एक राइटर थी और वो हाल ही में एक बुक लिख रही थी, तो उसे यहाँ पर उस बुक के सिलसिले में लेटर्स रीड करने और उन्हें लेने के लिए अनुमति मिल जाती है जो कि उस आर्काइव के अंदर ही पढ़ और देख सकती है। यहाँ दूसरी ओर एना ने जो जैक से लेटर लिया था वो उसे चेक करवाती तो वो नकली निकलता है। यहाँ वो ये सारी बात FBI के एक ऑफिसर को बता रही थी। इधर दूसरी ओर हम जैक को देखते हैं जो कि ली की बिल्ली का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रख रहा था। दूसरी ओर हम ली को देखते हैं जहाँ ली उस आर्काइव में दूसरे दिन जाती है। पहले दिन पे उसने एक लेटर की कॉपी अपनी नोट में लिख लिया था। वहाँ से निकलने के बाद उसने उस लेटर की कॉपी बना ली थी जो कि अब यहाँ पर ली आर्काइव में उस लेटर से बदल कर रख देती है और ली उस आर्काइव से उस लेटर को लेकर बड़ी ही चतुराई से निकलने में कामयाब हो जाती है। ली अब अपने अपार्टमेंट वापस आती है जहाँ वो अपने अपार्टमेंट की हालत देखती है जो कि काफी बुरी थी और ली जब अपनी बिल्ली को देखती है जो कि जैक की गलत दवा देने की वजह से वो मर चुकी थी। इसके चलते ली जैक से काफी नाराज होती है और वो उसे अपने अपार्टमेंट से निकाल देती है। ली अपनी बिल्ली को खोकर काफी दुखी थी क्योंकि उसका इस दुनिया में उसके साथ रहने वाला कोई नहीं था, तो वो ज्यादातर वक्त वो उस बिल्ली के साथ ही बिताया करती थी। ली कुछ दिनों तक अकेली ही रह रही थी। वो अपनी बिल्ली को खोने का दुख अकेले ही मना रही थी, पर क्योंकि उसे FBI से बचना था तो वो जैक को फिर से बुलाती है और आर्काइव से लाए उस लेटर को बेचने के लिए जैक को कहती है और ली उसका इसी वाइन शॉप पर इंतजार करेगी। यहाँ पर हम जैक को देखते हैं जो कि उस लेटर को लेकर एक सेलर के पास जाता है जहाँ पर वो सेलर काफी हड़बड़ाया हुआ था। वो जल्दी से उससे वो लेटर लेकर उसे पैसे देकर जैक को वहाँ से जाने के लिए कहता है, पर ऐसा नहीं होता कि हम जैसा चाहे वैसा ही हो। यहाँ जैक पकड़ा जाता है क्योंकि उस पर FBI की नजर थी, तो FBI वाले उसे पकड़ लेते और उसे ली के खिलाफ गवाह के तौर पर यूज करते हैं। यहाँ दूसरी ओर ली उस वाइन शॉप पर जैक का इंतजार कर रही थी कि तभी उससे मिलने FBI के 2 ऑफिसर आते हैं और उस पर मुकदमा अब चलने वाला था। यह सब जानने के बाद ली अपने सारे टाइपराइटर्स को अपार्टमेंट के बाहर फेंक देती है और अब वो अपने एक वकील से मिलती है। अब यहाँ हम ली को देखते हैं जो कि कोर्ट में थी और यहाँ पर ली कोर्ट में जज के सामने अपनी सारी गलती मान लेती है, पर वो उन्हें बताती है कि एक 50 साल की बूढ़ी औरत जिसके पास ना नौकरी थी ना ही कोई अपना जो कि उसकी देखरेख कर सके और उसे अपनी लाइफ जीने के लिए पैसों की जरूरत थी, और इस सब के चलते ली ने पैसे कमाने के लिए गलत तरीके का इस्तेमाल किया जिसकी वजह से आज वो यहाँ खड़ी है। पर यहाँ ली अपनी सारी गलतियों के लिए माफी मांगती है जिसके लिए जज उसे नजरबंद रखकर काफी कम सजा देते हैं क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी थी। और ली ने अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जो कि ये मूवी उसी से इंस्पायर है। तो दोस्तों आप लोगों को ली इजरायली की ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा।